हम बात करेंगे आपकी पीजी की जो कोर्स कोड है 525, इसका है एमआईएस। एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू वर्क, प्रोडक्शन, सर्विसेज, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चीजें होती है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपकी मैनेजमेंट इस टूल्स को देखती है। कई सारे वेबसाइट जो खुली है, गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट, राशन कार्ड का हो गया, आपका आधार कार्ड का हो गया, उसमें आप एक साइट में एमआईएस का एक कॉर्नर हो। जब उस पर क्लिक करते हैं तो स्टैटिक्स दिखता है कि किस स्टेट में कितना आधार कार्ड जनरेट हुआ या राशन कार्ड जनरेट हुआ, कितना क्या हुआ। तो वही एक सिस्टम एमआईएस है। ठीक है। सो एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टैंड फॉर एमआईएस। तो आप बोलेगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं व्हाट इज द एमआईएस। अब एमआईएस की डेफिनेशन में समझते हैं। ठीक है। सो एमआईएस का डेफिनेशन है MIS is a system for provide the management with the tools, organize the organization efficiency, manage the development within the organization. It is the involve people, process and technology to support the decision making. अगर इसके सरदार समझे सिंपल सा भाषा में, तो एमआईएस हमें हेल्प करती है ये जानने में कि हमको डिसीजन लेगी ना। आप लोग मॉल में बराबर जाते हैं। पहले तो मॉल कम थे, लेकिन अब तो बहुत सारे मुजफ्फरपुर में मॉल खुल गया है। तो आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं पे डिस्काउंट लगा रहता है, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट डिसाइड कैसे होता है? आता है स्टोर मैनेजर, देखता है यार ये 2 दिन से पड़ा है, चलो इसको 50% दे। नहीं ना। सबसे पहले इसकी कॉस्टिंग निकालता है, इसकी कॉस्टिंग क्या कर रही है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लॉस में रखना है या प्रॉफिट में रखना है, ये डिसाइड करता है। इसके बाद वो स्टैटिक देखता है कि इससे पहले हमने डिस्काउंट डाले थे, उससे हमारा कितना सेल इंप्रूव हुआ। हम क्या कॉम्बो में रखें या सिंगल रखें। कॉम्बो मतलब कि आप अगर एक खरीदते हैं तो ये भी आपको 10 रुपए में कॉम्बो हुआ। तो ये सब डेटा स्टैटिक्स लेने के बाद डिसाइड करता है। तो स्टोर मैनेजर को आप डेटा ना मिले कि भाई पिछले हमने जो डिस्काउंट में ऑफर रखे थे इसमें क्या कितना परसेंट सेल इंप्रूव हुआ, कितना स्टॉक बिका, कितना लॉस प्रॉफिट हुआ, कितना टाइम पीरियड लगा, कॉम्बो में था या फ्री था। इस तरह चीज की इंफॉर्मेशन इसको ना मिलेगी तो कैसे डिसाइड करेगा कि इस पे डिस्काउंट कितना परसेंट का लेना है। समझ में आया। और अगर कोई परसेंटेज डिसाइड करता है तो उसको अप्रूवल के लिए ऊपर भेजना पड़ेगा। अब अप्रूवल के लिए ऊपर जाएगा तो अगर वो उसको से रिलेटेड अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा अपने सीनियर को, तो क्या अप्रूव करेगा। सिंपल सी बात समझिए, आप लोग कॉलेज आते हैं, आपके पापा मम्मी पापा जो आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो कुछ लोगों को तो लकी होंगे तो उनको 400-500 फ्लैट मिलता है। कुछ लोग जैसा है वैसा मिल गया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया है। अब मान लीजिए कि आपने आज आपको पापा को जाके बोला कि पापा कल से मुझे 500 रुपया पॉकेट मनी। अब पापा हमारे से शरीफ हुए तो अच्छा ठीक है। हमारे पापा जैसे हुए, पहले कूटेंगे फिर पूछेंगे क्या। और चिंता मत कीजिए, कुटाते लड़के हैं, लड़कियां नहीं। तो पहले कूटेंगे फिर पूछेंगे। तो आपको डेटा देना हो कि पापा आप मुझसे जो है कभी 10 रुपए दे देते हैं, कि आप 100 रुपए देते हैं, 300 देते हैं, कि हम 90 तो यार 100 रुपए। तो इन शॉर्ट आपने 5 दिनों में कितना पैसा दिया। तो 5 दिनों में आपने पैसा दिया 6 रुपए। ठीक है ना। तो हम इससे एल्गोरिथम डालेंगे कि 6 रुपए बाय में 5। ठीक है ना। तो मतलब आप मुझे 150 रुपीज पर देंगे, क्योंकि आप ऐसे मुझे दे रहे हैं। तो कभी कम कभी ज्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं तो हमें शॉर्ट पड़ जाती है, कभी ज्यादा देते हैं तो फालतू खर्चा होगा। तो मैंने खर्चे का स्ट्रेटेजी निकाला कि भाई 600 रुपये आप देते हैं 5 दिनों में, तो एक दिन में आप 150 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए। हाँ? सॉरी, हाँ। ठीक है। तो अब ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा। आपके पापा सोचेंगे, कूटेंगे नहीं, सोचेंगे क्या सही था। तो यही होता है स्टैटिक्स। जब कोई आप कोई चीज की डिमांड या कुछ परफॉर्मेंस शो करते हैं, उसके पीछे स्टैटिक्स नहीं हो, मतलब कि एक रिलायबल डेटा ना हो,
तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता। इसलिए एमआईएस के अंदर हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है डिसीजन लेने में। जैसे हमने 120 रुपए का डिसीजन लिया तो हमें सपोर्ट किया हमारा प्रीवियस खर्चे करने का। ऐसे ही एमआईएस जब समराइज होकर आता है, सपोर्ट देता है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहां पे जान लीजिए कि एमआईएस को सपोर्ट देने वाली चीजें क्या क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, हमें एक डेटा चाहिए। क्या चाहिए? डेटा। अगर डेटा नहीं है तो क्या करें? तो डेटा चाहिए। दूसरा हमें चाहिए प्रोग्राम उस डेटा को प्रोसेस करने। डेटा हमें मिला, उसको किस में डालेंगे? हम इस तरह के रजिस्टर में तो नहीं डालेंगे ना। हमें डालने के लिए क्या चाहिए? एक प्रोग्राम चाहिए, एक डेटाबेस, एक ऑपरेटिंग से एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एक प्रोग्राम हमें चाहिए हो, ठीक है। उसके बाद उसको हम प्रोड्यूस करेंगे एंड आपस में हम पीपल को शेयर करेंगे। और किसकी मदद लेंगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर की क्यों मदद लेंगे? क्योंकि शेयर करने के लिए सिर्फ सॉफ्ट कॉपी काफी नहीं है, हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो प्रिंटर चाहिए उसके लिए। क्या? तो ये आपका एलिमेंट होता है। तो एमआईएस क्या है, किसी कंफ्यूजन? एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। So MIS is a system that provides the management with the tools to organize, evaluate, efficiency, manage the department within an organization. It involves the people, process, and technology to support decision making. इसको अपने हिसाब से बना के एग्जाम में लिखिए। एग्जाम से ज्यादा जरूरत होगा आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाई इंपॉर्टेंट। एमआईएस इज व्हाई। हमने बताया फैमिली में जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एमआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर डिसीजन लेने, एक बेटर डिसीजन लेने के लिए, ताकि जो डिसीजन होगा उनकी ग्रोथ से, उनकी सेल इंक्रीजमेंट से, प्रॉफिट से, या फिर जो कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन से। शायद आप लोग मॉल जाके ध्यान नहीं दिए होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो आई कार्ड लेके जेब में ऐसे रखते होंगे और मॉल में कुछ लिख रहे हैं, या फिर हर आइटम में से एक एक चीज उठा रहे हैं। वो कॉम्पिटिटर के होते हैं। जैसे विशाल मेगा मार्ट का एम्प्लॉई आएगा बिग बाजार, और बिग बाजार में एक एक चीज को नोट देगा, एक एक प्रोडक्ट लेगा, चाहे उसकी प्राइस नोट। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि विशाल को कैसे पता चलेगा कि बिग बाजार किस प्रोडक्ट को किस रेट में बेच रहा है? बिग बाजार को डेटा शेयर नहीं करेगा। फोन करेगा विशाल मार्ट का सीईओ, तो भाई दे दे डेटा, अच्छा ठीक है भेजता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ। ऐसा तो नहीं है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा कभी शेयर नहीं हो। बनाया। तो कंपटीशन के अंदर में स्टे रहने के, कंपटीशन के अंदर में स्टेबल रहने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, और डेटा को प्रोसेस करके एमआई। अब बोलते सर डेटा मिल गया तो क्या कुछ एमआई बनाने की क्या जरूरत है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। डेटा दिख रहा है, ये सेल्स का डेटा है। अब इस डेटा को देख के, ये डेटा कहीं कहीं नहीं तो 10-20 हजार का डेटा होगा। क्या डेटा? ये देखिए 1400 का। इस डेटा में क्या समझना, सुनना रहा है। पर इसी डेटा को हमने एमआई से कन्वर्ट, यहाँ 700 है, हमने 14 मिलियन का सेल है। 201 कॉल में देखिए रेट तो क्या है, वो हमने 14 मिलियन शेयर जो अपनी क्वांटिटी जो अर्निंग किया है, उसको हम पर क्वांटिटी 201 रुपए में बेचे। पता चल रहा है क्या? साथ में ये भी पता चल रहा है कि इसका हमारा एड पे कितना खर्चा हुआ, एड से क्या रिटर्न आया, कितना परसेंट का रिटर्न आया, मंथ वाइज हमारा खर्चा और इसका रिटर्न का ग्राफ देख पा रहे हैं।
यहाँ पे शेयरिंग देख पा रहे हैं ना? तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है? क्या ये डेटा समझ में आता? नहीं आता? सो डेटा मिलना जरूरी नहीं, डेटा है, पर डेटा को प्रोसेस करके जब इस तरह के रिपोर्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तब वो बनता है इमाइस। क्या बनता है? अब इमाइस में जरूरी नहीं है कि इससे चार्ट ही हो, इंफॉर्मेशन भी होता है, बट आज का थोड़ा चार्ट अच्छा चलता है। ठीक है, चलिए। सो व्हाई इंपॉर्टेंट द इमाइस? तो सबसे पहले चाहिए सपोर्ट टू डिसीजन मेकिंग। किसी भी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के लिए रियल टाइम डेटा चाहिए, ठीक है ना? Accurate and real-time data to manage and execute so they make statistics, technical and operation decisions. तो सबसे एमआईएस क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इंपॉर्टेंट कर लीजिए या पार्ट कर लीजिए। तो जब तक आप एमआईएस के अंदर में डिसीजन मेकिंग जो होता है इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम डिसाइड कर सकें क्या चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। सो डिसीजन के लिए चाहिए एक मैनेजर एक एमआईएस स्केड्यूल से डेटा मांगेगा, रिपोर्ट्स मांगे, और एमआईएस स्केड्यूल ऑपरेशन से डेटा मांगे। तो ऑपरेशन इसको डेटा देगा, एमआईएस स्केड्यूल इस तरह के रिपोर्ट्स बनाएगा और मैनेजमेंट टीम को भेजेगा। मैनेजमेंट टीम उस रिपोर्ट के बिहाफ पे डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना, कितना परसेंट करना है, क्या मूव करना है, क्या नहीं। समझे? सो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल है, एक सेल्स रिपोर्ट जो है हमें हेल्प करता है मैनेज द डिसीजन विद द प्रोडक्ट जो परफॉर्म में। कौन सा प्रोडक्ट? परफॉर्म में। अब जो प्रोडक्ट परफॉर्म में है उसके ऊपर एफर्ट क्या लगाना? उसको तो जस्ट उसकी स्टेबिलिटी ध्यान देना है कि स्टेबल रहे। हमें मेहनत किस पे करना है? दुकानदार जो जाइएगा, अगर कोई चीज मांगिएगा, दुकानदार जो रनिंग में चल रहा है, जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, आपको नहीं दिखाएगा। वो बोलेगा देखने बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक में उसका पड़ा हुआ है, उसको निकालना है, उसकी सेल्स परफॉर्मेंस लो है। तो दो केसेस में आपको दिखाएगा, ए या तो उसका परफॉर्मेंस लो है या उसकी प्रॉफिट है। समझ गए? तो एक दुकान छोटा है, इसलिए उसको दिमाग में पता है कहाँ पे कहाँ। जब वही दुकान बड़ा हो जाता है, कॉर्पोरेट हो जाता है, तो फिर किसी एक बंदे को पता नहीं रहता है। और एक बंदा बराबर रहता भी नहीं है। कोई भी डायरेक्टर सीईओ 6 महीना साल 2 साल ही रहता है, उसके बाद निकल जाता है किसी और कंपनी में चला। तो पिछली कंपनी में क्या हो रहा है, दूसरा क्या किया, पता तो ही चलता है। वो पता चलता है हमें उसकी रिपोर्ट। सो डिसीजन लेने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में आप सेल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो उसका काम में है और जिसमें हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी इनको एमआईएस के जरिए हम एक डिसीजन ले सकते हैं। सो डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं एमआईएस। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की। ठीक है? मैं 2008 में ईएमआईस के लिए काम करता, अमेरिकन एयरलाइंस के लिए टिकटिंग का काम करता था। टिकटिंग में मेरा काम था फेयर एंड डेटा एनालिसिस। मतलब कि दो डेस्टिनेशन के बीच में क्या फेयर होगा, ये हम डिसाइड करते थे, बाकी जो कॉम्पिटिटर होते थे उनको देखते हुए डिसाइड। हालांकि वो डायनेमिक फेयर बाद में एक्चुअल फेयर में चलाता था, बट हम फेयर कम इसलिए डालते थे कि हमारी लिस्टिंग सबसे टॉप। यात्रा डॉट कॉम आपने खोला तो हमारे एयरलाइंस टॉप पे कब आएगा? जब मेरी प्राइस कम होगी, सबसे ज्यादा, सबसे कम होगी बाकी उसमें। ये काम था। एक दिन मुझे सेल्स में कॉलिंग के लिए भेज दिया गया, क्योंकि उनको हेडेक थे और टारगेट पूरा करना, तो मुझे कॉलिंग के लिए भेज दिया और डेटा दे दिया कि इससे कॉल करो। अब मेरी कॉलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? उस समय तो मैं बात सीखता था। तो उस समय मैंने क्या किया, डेटा निकाला। हमने देखा कि दो डेस्टिनेशन के बीच में उन्होंने टिकट बुक किया, और अभी तत्काल में किसी और एयरलाइंस में वो सेम डेट सेम टाइम के अंदर टिकट लो प्राइस में। तो मैं उसको कॉल करता था कि भाई देख, तुम इस टिकट को कैंसिल करो, तुमको इतना रुपए का फायदा होगा,
और तुम इस टिकट को बुक, कैंसलेशन में तुम्हारा थोड़ा बहुत चार्जेस कटेंगे, मैनुअल जो है साथ में बेनिफिट है। जैसे 10,000 का टिकट था, मैंने बुक किया था, अभी किसी कारणवश से किसी और एयरलाइन से वो टिकट उसको 4,500 में दे दी। अब 10,000 का बुक करने के बाद उसको 8,000 रुपये आएगा। 8,000 आने के बाद जब बिना टिकट बुक करेगा तो फिर भी उसको 35 रुपये बच रहे हैं। एयरलाइंस के इतना फेयर डिफरेंस होता है। तो लोग भागल कैंसिल करवाने लगे, खासकर इंडियन पीपल जो थे, मैं इंडियन पीपल को गाइड करता था। तो करवाने लगे। अब एक दिन में मैंने उतना सेल किया जो पूरा महीना में एक स्टूडी करता था। अगले दिन मुझे बुला लिया गया, भाई तुमने कैसे सेल? मैं बोला अगर सेल कम करूँ तब ना बुलाया जाए, ज्यादा पे क्यों बुलाया? तो मैंने कैसे किया बताओ। तो मैंने समझाया कि हमने ऐसे किया, इसमें दो फायदा हुआ कंपनी का हुआ। एक, पुराने टिकट कैंसिल करने पे कैंसिलेशन चार्ज उसको मिला, और नया टिकट बुक करने पे बुकिंग चार्ज मिला उसको। डबल एक ठीक है, एक कॉल के अंदर डबल प्रॉफिट था। अगर मैंने 30 किया तो 60 आना जाए। तो उसी से देखा कि ऐसा ऐसे दिमाग में कैसे आया। तो हमने सिंपल बोला सर बिहार से ऐसा हमारे दिमाग में ऐसे आते रहे, जेनेटिक। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिली, भाई कौन सा टिकट बुक हुआ है, उसके रिलेटेड कौन सा टिकट कम फेयर में मिल रहा है, तभी मैंने इस काम को किया। अगर ये चीज नहीं होता तो मैं वही बाकी की तरह जी सर यस सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिलायंस, कैन यू बुक द टिकट करता रहता क्या? तो यही चीज होती है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आपका जो एक्यूरेसी है, आपका प्रेसिपिटी है, आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप अपना एफर्ट उसी जगह पे लगाते हैं जहां हमें जरूरत है, हम कहीं और नहीं लगाते। समझ में आया? तो एमआईएस का दूसरा है कि इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। और बात करें कि हम बात करते हैं प्रोवाइड द डेटा फॉर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या होता है? जी हाँ, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? हाँ, हमारे हम पढ़ा रहे थे तो पीछे से हमारे मम्मी आए, बोलती है क्या होता है ब्रदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग जानो क्या होता है? हम बोले तो हाँ ठीक है, तुम चीज बताता है तो अब भविष्य में क्या होने वाला है, वही हम डेटा दे के बताते हैं कंपनी के भविष्य में क्या होगा। ठीक है। सो फोरकास्टिंग जो होता है कि एमआईएस जो है कलेक्ट करता है हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा मतलब कि अगर मुझे ये पता करना है कि अगले आने वाले 2 महीने में मेरा सेल क्या होगा, तो पिछले 2 साल का डेटा लूंगा, और उस 2 साल के डेटा के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड निकालेंगे। ट्रेंड समझते हैं ना? वो गाने जो ट्रेंडिंग यूट्यूब पे होता है वो नहीं, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब हुआ कि हमारा सेल किस ट्रेंड से ऊपर या नीचे जा रहा है, उस ट्रेंड को हिसाब में लगाते हुए हम एक फोरकास्ट करेंगे कि हमारा आगे का सेल क्या होने वाला है। और इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्टॉक ब्रोकिंग। जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं ना, तो लाइन से अंदर देखते रहते हैं, वहां जाता है। ठीक है। तो फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और डेटा जितना ज्यादा पुराना हिस्टोरिकल होगा, हमारा फ्यूचर प्रोडक्शन उतना सटीक। ओके। तो तीसरा क्या है? प्रोवाइड द डेटा प्लानिंग इन फोरकास्टिंग। आप लोग ये मेन पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ताकि आप ध्यान दें रिकॉर्डिंग। ठीक है, अपना रिकॉर्डिंग हम सुनते रह जाएंगे। तो पहला है सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। व्हाई एमआई इज इम्पोर्टेंट? तो पहला आएगा आपका सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। दूसरा आएगा इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तीसरा आएगा प्रोवाइड द डेटा फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग फोरकास्टिंग, सॉरी प्लानिंग द फोरकास्टिंग। और चौथा होता है एनहेंस द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई मीटिंग लेते हैं, जैसे बॉस आया बैठा मीटिंग लिया, चाहे आप भी बैठेंगे, मैनेजर बन गए, आप बैठेंगे मीटिंग लेंगे, तो आपको किसको डांटना है कैसे पता चलेगा? जब तक उसका माइंड आपके पास नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके पास में नहीं होगी, तो कैसे डांट? आपका पापा कब डांटते हैं? जब आपका मार्कशीट देखते हैं ना, रिजल्ट देखते हैं तब ना। बिना रिजल्ट के थोड़ी डांटेंगे। ठीक है। सिर्फ मेन पॉइंट लिखिएगा, बाकी चीजें रिकॉर्डिंग सुनिए।
अब आगे बढ़ते हैं। चौथा यहाँ पे जो है हेल्प द ये पांचवा है आपका हेल्प द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है तो। कंपटीशन में इसकी एडवांटेज ले सकते हैं आप कि अगर बाकियों को आपके कॉम्पिटिटर का आपको पता है कि क्या चल रहा है तो आप उससे रिलेटेड, जैसे मैं करता था कि मुझे बाकी ऑनलाइन का पता चलता था कि भाई कौन कितना प्राइस किस डेस्टिनेशन में दे रहा है तो मैं उससे एक दो पैसा कम कर, जैसे वो अगर 100 रुपीज है तो 99.5 तो टॉप हो जाता था। ठीक है, उसके बाद बिजनेस के अंदर जो फंक्शन, ऑल बिजनेस फंक्शन याद रखिएगा। एमआईएस की प्रोफाइल, अगर एमआईएस से आप जॉब करना चाहते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के अगर एचओडी आप बनते हैं तो आपको एमआईएस चाहिए ही चाहिए। हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट में एक एमआईएस स्पेसिफिक का पोस्ट होता है और एमआईएस स्पेसिफिक डायरेक्ट रिपोर्ट करता है एचओडी, अपने सीनियर जूनियर को नहीं करता है, सिर्फ एचओडी को, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन अगर लीक हो सकता है तो प्रॉब्लम हो, इसलिए वो हमेशा किसको करता है, एचओडी। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं कि हमारा एमआईएस यूज कहाँ हो। अगर हम एग्जाम के बाहर निकलते हैं, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो एमआईएस कहाँ यूज हो। देखिए एमआईएस यूज होता है बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, अब छोटा मोटा दुकान जो होगा, मान लीजिए कोई मॉल है, उसमें एमआईएस थोड़ा यूज नहीं होगा। एमआईएस कहाँ यूज होता है, जहां लॉट ऑफ डेटा हो। होता है ना, एक दुकानदार को तो पता है ना कौन सा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है क्योंकि डेली उसको जाकर दुकान में देख रहा है। एक मॉल में भी कुछ हद तक मैनेजर को पता होता है कौन से सेक्टर का रैक खाली है भरा हुआ है। लेकिन जब कई सारे मॉल का जो एचओडी होगा, जो सीनियर स्टोर मैनेजर होगा, इसके अंदर के अगर 5-10 बिग बाजार हैं, उसको तो नहीं पता होगा ना कि किस ब्रांच के अंदर क्या परफॉर्मेंस में है, क्या डाउनफॉल चल रहा है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एमआईएस। तो बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में एमआईएस की जरूरत पड़ती है। दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप लोगों का मोस्टली पोस्टिंग जो एचआर में होगा, खासकर गर्ल्स, आप लोग जो है, आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना मोस्टली एचआर में। तो एचआर में आपको जो है ये आपके लिए बेनिफिट होगा। लीव ट्रैक करना, किसका कितना लीव बचा है, हाई अटेंडेंस किसका है, किसको कोई वार्निंग नहीं मिला है, किसको हायर करना है, कौन पहले आ चुका है इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सब चीजें आपको पता चल। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपका यूज होगा कि आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक ट्रैक कर सकते हैं, बजट को मैनेज कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास लैपटॉप है, लेके आइए। एक्सेल सीखना है ना। ठीक है, और इनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेल इस तरह से बहुत बनाने से नहीं करना। जैसे अगर मैं गाड़ी के ड्राइविंग के बारे में बता दूं आपको कि गियर कैसे लगता है, हैंडल कैसे मुड़ा लगता है, क्लच कैसे लगता है, गाड़ी का दिखा, हाँ, सेम उसी तरह से कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर को आप कभी करना, जब तक उसमें करिएगा नहीं, एक्सप्लोर नहीं कीजिएगा, उसको यूज नहीं कीजिएगा, तब तक आपको सीखने नहीं है। चाहे उसके बारे में हम 1000 घंटे की लेक्चर क्यों न ले, आपको करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया गणित एमआईएस। तो एजुकेशन सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो हम एमआईएस कहाँ यूज करते हैं, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड एजुकेशन सेक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और रिपोर्ट किस तरह का होता है आप देख सकते हैं, इस तरह के रिपोर्ट आप बनानी पड़ सकते हैं ऑफिस सिस्टम में, चाहे आपका डिपार्टमेंट कौन सा भी हो या आपका पोस्ट कौन सा भी हो। अगर आपकी सिटिंग जॉब है और आपको रिपोर्ट बनानी है
तो आपको इस तरह के रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, इस तरह के ट्रेंड दिखाने पड़ेंगे, चेक दिखाना पड़ेगा। डॉट कॉम कैसे बनाया जाएगा हम आपको एक्चुअली क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि जॉब आगे मार्केटिंग, तो कल मैंने देखिए सर्च किए हैं जॉब्स, जहां आप देख सकते हैं कि आपको हर जगह पे हमारे सपोर्ट मांगो, ठीक है, हर जगह पे एक्सेल मांगा। अगर इसके बारे में और बेटर जानना चाहें तो आप देख सकते हैं अपने Naukri.com पे, आप लोग सर्च करते हैं Naukri.com पे, यही गलत करो। इंडिया में क्या है कि पहले हम कोर्स करो फिर जॉब करो, तो जॉब में जब जाते हैं तो पता चलता है कि आपको एडी आना चाहिए, एडी आना चाहिए, एडी आना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर साल भर का टाइम लेते हैं, फिर दिया। सो आपकी जो गोल, उससे रिलेटेड जॉब को सर्च करें आप Naukri.com, Honesta.com जैसे वेबसाइट, ठीक है, तो जॉब पोर्टल से ना सर्च करें और फिर वहां पे देखें कि क्या क्या डिमांड चल रहा है, क्या क्या हमें आना चाहिए। ये तो आपका कोर्स हो गया ना, उसके अंदर स्किल्स क्या क्या आना चाहिए, जो स्किल्स आपके जरूरत है वो तो होना ही चाहिए ना, उस स्किल्स को सीखना पड़ेगा। जब तक उस स्किल्स को नहीं सीखेंगे तब तक आपको जॉब मिल जाएगा, कैसे मिलेगा जॉब, कोई कंपनी आपकी सर्टिफिकेट देके जॉब नहीं देगी। आप ही के प्रिंसिपल्स हमें हायर किए हैं तो मेरा सर्टिफिकेट देखे हैं, मेरी नॉलेज देखे ना कि मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, पता चला कि मेरे पास सर्टिफिकेट तो है, मेरे ब्रदर एमसीए हैं और पूरा रिज्यूम मैं बनाता हूँ, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लेकिन जब उनकी कहीं जॉब चेंज करना होता है, दिल्ली रहते हैं, तो वो मुझे फोन करते सुजीत अच्छा से इंटरव्यू एक एक रिज्यूम बनाता हूँ please। क्यों, तो उन्होंने जस्ट कॉलेज से पढ़ाई की, सारे चीज, हालांकि इनकी मार्क्स अच्छे हैं, 85% मार्क्स, बस थ्योरिटिकल चीजें उन्होंने लिख दिया। प्रोजेक्ट बनवाना था तो उन्होंने मुझे बोला, मैं प्रोजेक्ट बना के दूं, ठीक है। चलिए तो रोल नंबर मैं बोल रहा हूँ आपको, आप लोग अपना रोल नंबर बोलते चलते भाई, आपका क्या रोल नंबर 45।